नमस्कार। उत्तराखंड के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मैक्स अस्पताल में भर्ती भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का हाल जाना। उन्होंने डॉक्टरों से ऋषभ के स्वास्थ्य सुधार के बारे में पूरी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने ऋषभ पंत की माताजी और उनकी बहन से मैक्स अस्पताल में लगभग 1 घंटे तक मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ऋषभ के इलाज के लिए राज्य सरकार की ओर से पूरी मदद की जाएगी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी मैक्स अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार की ओर से पूरी मदद की जाएगी। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मैक्स अस्पताल पहुंचे सीएम धामी। काफी क्योंकि पिछले 2 दिनों में काफी सुधार हुआ है और तेजी से सुधार होगा। बाकी डॉक्टर और बीसीसीआई के लोग आपस में संपर्क में हैं और अभी क्योंकि पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में काफी अंतर है और डॉक्टरों ने जो मेरी बात हुई है उन्होंने बताया है कि 1-2 दिन में और ज्यादा सुधार हो जाएगा। और उनकी मां से भी बात हुई है, माताजी भी साथ में है। वो लोग सभी लोग अभी जो इलाज चल रहा है उस इलाज से संतुष्ट हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को प्रेमनगर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने नए साल के अवसर पर बालिकाओं के साथ केक काटकर उनका उत्साहवर्धन किया। साथ ही उन्होंने छात्रावास का निरीक्षण किया और विभिन्न व्यवस्थाओं का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश के समस्त राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं के स्वास्थ्य और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक विद्यालय स्तर पर सैनिटरी पैड की उपलब्धता कराई जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने सुभाष चंद्र बोस छात्रावास बनियावाला और गदरपुर का उच्चीकरण किया जाएगा। कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को निःशुल्क आवासीय सुविधा के माध्यम से स्कूली सुविधा दी जाएगी। साथ ही कहा कि चंपावत में नए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। तो सीएम धामी ने नए छात्रावास का लोकार्पण किया। इस दौरान छात्राओं के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सुविधाओं को मुहैया कराने की बात भी कही। छात्राओं का उत्साहवर्धन करने के लिए सीएम धामी ने इस मौके पर केक भी काटा। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर छोटी छोटी छात्राएं मौजूद हैं जिनके साथ सीएम केक काट रहे हैं और छात्राओं का उत्साहवर्धन किया जा रहा है। उधर चंपावत जनपद के लोहाघाट में पीजी कॉलेज के एनएसएस के छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली और लोगों को पर्यावरण बचाने और पॉलीथीन का प्रयोग न करने का संदेश दिया। ये रैली एनएसएस कैंप प्रभारी डॉक्टर स्वाति के दिशा निर्देश पर निकाली गई। वहीं छात्र छात्राओं की ओर से लोगों को नारी सशक्तिकरण, स्वच्छता, पर्यावरण और पॉलीथीन उन्मूलन के प्रति रैलियों के माध्यम से जागरूक किया गया। रैली का उद्देश्य लोहाघाट नगर को स्वच्छ और पॉलीथीन मुक्त करना है। लोहाघाट में पॉलीथीन मुक्त करने को लेकर एक रैली निकाली गई है। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत ये पूरी रैली निकाली गई, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एनएसएस के छात्र छात्राओं ने बढ़कर हिस्सा लिया, लोगों को जागरूक किया कि पर्यावरण को कैसे बचाया जा सके। पॉलीथीन का इस्तेमाल न करते हुए पर्यावरण को बचाया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड की, जिसमें वीआईपी के नाम के खुलासे की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने कैंडल मार्च निकाला। ये कैंडल मार्च पूर्व सीएम हरीश रावत के नेतृत्व में देहरादून के गांधी पार्क से घंटाघर तक निकाला गया। इस दौरान कांग्रेसियों ने कहा कि अंकिता हत्याकांड के 4 महीने बीत जाने के बावजूद
वीआईपी के नाम का खुलासा नहीं होने से लोगों में भारी आक्रोश है और ऐसे में आम जनमानस सरकार की ओर से गठित एसआईटी की जांच से असंतुष्ट है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि बीजेपी सरकार में उत्तराखंड राज्य की कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। वहीं हरीश रावत ने सरकार से मांग उठाते हुए दोषियों के देखिए, जब से हमारे एसओसी लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने प्रदेश की बागडोर संभाली है, लगातार प्रदेश हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से बोले, सांस्कृतिक दृष्टि से बोले, आर्थिक दृष्टि से बोले, हर प्रकार से उत्तराखंड राज्य का चौमुखी विकास उनके नेतृत्व में लगातार हो रहा है। और जिस प्रकार से कॉमन सिविल कोड की बात, सबसे पहला राज्य हमारा, जो देश का सबसे पहला राज्य जिसने इस पे कमेटी बैठा करके और कॉमन सिविल कोड लागू करने वाला राज्य बनने जा रहा है, ये निश्चित रूप से इसका हमारे सामाजिक क्षेत्र में बहुत लाभ इसका मिलने वाला है। और पूरे देश के जो हम एकता के सूत्र में बांधने की जो हम बात करते हैं, इस कॉमन सिविल कोड से हम एकता के सूत्र में बंधेंगे। रविवार को दिल्ली, एनसीआर समेत पूरे देश में लोग नए साल का जश्न मनाने में लगे हुए थे। हर ओर खुशियों का माहौल है, लेकिन इस बीच आम जनता को एक झटका भी लगा है। आज से पूरे देश में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 25 रुपए का उसमें इजाफा हुआ है। गैस वितरण कंपनियों ने नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को आम लोगों को बड़ा झटका दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रवक्ता शिवपाल सिंह बिष्ट ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तो नए साल पर महंगाई की मार देखने को मिली है। आपको बता दें कि कमर्शियल सिलेंडर में 25 रुपए का इजाफा हुआ है। 1 जनवरी से ये दरें लागू हुई हैं, जिसको लेकर कांग्रेस की तरफ से निशाना साधा गया है। कांग्रेस के पास कुछ कहने को कुछ होता नहीं है, और जब देश और प्रदेश में कुछ अच्छे कार्य होते हैं सरकार के द्वारा, तो उसकी आलोचना करना उनका कर्तव्य सा बन गया है। जो आप बात कर रहे हैं महंगाई की, ये एक विश्वव्यापी समस्या है, और जिस प्रकार से पूरे विश्व भर में महंगाई बढ़ी है, वो निश्चित रूप से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरे देश में महंगाई को कंट्रोल करने का प्रयास किया, लगातार प्रयास कर रहे हैं। हम अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में महंगाई की जो दर है वो बहुत कम है, और ये जो गैस की जो दाम बढ़ने की जो प्रक्रिया है वो लगातार अप और डाउन होती रहती है। देश में लगातार महंगाई की मार झेलने के लिए जनता मजबूर है, और जहां आप देखिए रसोई गैस सिलेंडर की बात है, हमारी मातृ शक्ति को इससे निश्चित तौर पर दो चार होना पड़ता, और ये घर की आज बड़ी समस्या बन गई है। जहां कांग्रेस के राज्य राजस्थान में रसोई गैस का सिलेंडर 500 रुपए देने का फरमान जारी किया जा चुका है, वहीं आप देखिए कि आज फिर से रसोई गैस सिलेंडर पर 25 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। तो 1100 के पार रसोई गैस का सिलेंडर जाता है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। रेडनगर पंचायत दिनेशपुर के सभागार में बंगाली कर्मचारी उन्नयन समिति की ओर से नशा उन्मूलन कार्यक्रम धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सामान्य ज्ञान चित्रकला, मूर्तिकला, रंगोली, बंगला सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान बंगाली समाज के लोगों ने रविंद्र संगीत, बंगला संगीत की प्रस्तुति की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक अरुण पांडे ने कहा कि बीच बीच में नशे के खिलाफ जागरूक करने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों का ध्यान अपनी संस्कृति, कला, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला पर ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम लगातार आयोजित करने चाहिए। देखिए, नशा आज एक ऐसा बच्चों के लिए अभिशाप बन गया है। जो नशा करके बच्चे जो है स्कूल में, कई बार स्कूल में भी देखा गया है कि नशा करके बच्चे स्कूल में आए हैं, लेकिन उनको प्रताड़ित करके उनको नशा से रोकने के लिए हमने बहुत सारे उपाय किए हैं। लेकिन आज एक जागरूकता के माध्यम से नशे को हम हटाने के लिए इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। कैलेंडर वर्ष की
समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। यह वर्ष सबके जीवन में उमंग, खुशहाली और समृद्धि लेके आए। मैं ऐसी शुभकामना देता हूँ। आज कैलेंडर नव वर्ष में बच्चों ने एक विशेष उद्देश्य के तहत हमारी बंगाली कल्याण उन्नयन समिति के माध्यम से आज बच्चों ने यहाँ प्रतिभाग किया है। हमारे इस कार्यक्रम का मेन मोटो ये है, नशा उन्मूलन। नशा उन्मूलन के आधार पर जो है हमने ये कार्यक्रम रखा है। उसके अंतर्गत 4-5 इवेंट हमने रखा है बच्चों का, जिससे बच्चों के अंदर जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं उसको बाहर निकालने के लिए हमने ये कार्यक्रम रखा है। और बच्चों को हम दूसरे कामों में इंगेज रखेंगे, तभी हमारे बच्चे नशे से दूर रहेंगे। उधर हल्द्वानी के गौलापार स्थित सुल्तान नगरी छक्ता रेंज में आने वाले वन विभाग का वृक्ष प्रजाति संरक्षण केंद्र और कैक्टी कंजर्वेशन सेंटर का ध्यान रखने वाला कोई नहीं है। हाईवे से सटे इस सेंटर का कोई सुध लेने वाला नहीं है। मानो विभाग ने इस तरह से आंख बंद कर रखी है। एक माली अकेला ही समिति संसाधनों से काम चला रहा है, जबकि इसे 2015 में जिस उद्देश्य से स्थापित किया गया था वह उद्देश्य तत्कालीन डीएफओ डॉक्टर चंद्रशेखर सनवाल के जाने के बाद सही से नहीं निभाया गया है। इन 2 पार्कों में एक पार्क में दुर्लभ वृक्ष प्रजाति संरक्षित किए गए हैं जो अब धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, जबकि दूसरे पार्क में कैक्टस की 7 किस्मों को संजोया गया है जो काफी आकर्षक हैं। वहीं दोनों ही पार्कों में हाथियों के तांडव के चलते एक हट भी क्षतिग्रस्त हो चुका है, जिसे अभी तक दोबारा नहीं बनाया जा सका है। पार्क का गेट भी जगह जगह से टूटे हुए हैं, जिससे कई बार मवेशी अंदर घुस जाते हैं और संरक्षित पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। दुर्लभ प्रजातियों का संरक्षण केंद्र है, उसके बगल में एक कैक्टस गार्डन भी है। तो मेरे द्वारा स्वयं वन संरक्षक महोदय के साथ उसका निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण के उपरांत जो है संबंधित वन क्षेत्राधिकारी को निर्देश दिए गए थे कि उसे जो चारों तरफ से प्रोटेक्ट किया गया है, कहीं कहीं पर तार टूटा हुआ था, उसको ठीक कर दिया जाए। उसके हर स्पीसीज के बोर्ड्स लगे हुए हैं। वहीं अगली खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां बाल विकास परियोजना ग्रामीण केंद्र में देर रात चोरी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जसपुर बाल विकास परियोजना ग्रामीण केंद्र पर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं चोरों ने केंद्र में रखे लाखों रुपए के मोबाइल फोन, लैपटॉप और कागजात लेकर फरार हो गए। विकास परियोजना कार्यालय में रात चोरी हुई है, तो इसमें हमारा कुछ पत्रावलियां हैं जो बिखरी पड़ी हैं। सारी अलमारियों के ताले टूटे पड़े हैं। लैपटॉप और एक टैबलेट और कुछ मोबाइल फोन है, पुराने भी और एक नया। और अभी तो बहुत ही सारी चीजें बिखरी पड़ी हैं। मोटा मोटी चीजें तो यही हमने अभी देखी है कि कार्यालय में लैपटॉप वगैरह भी टूटे पड़े हैं, तो ये सब गायब है। पर एक अज्ञात चोर बाल विकास परियोजना कार्यालय जसपुर ग्रामीण, जिसे आंगनवाड़ी केंद्र भी कहते हैं, इसमें कोई अज्ञात व्यक्ति अंदर घुस गया था। जो मकान मालिक ने जो खटपट की आवाज सुनी तो उसके द्वारा पुलिस को फोन किया गया था, लेकिन जब तक पुलिस मौके पर पहुंची चोर वहां से भाग गया था। तो जो इसकी सुपरवाइजर है, वरिष्ठ सुपरवाइजर अंबिका, उनके द्वारा तहरीर देकर थाने पर मुकदमा दर्ज करवाया था। उधर हरिद्वार में पुलिस इन दिनों इनामी बदमाशों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। वहीं अभियान के दौरान छबरेड़ा थाना पुलिस ने काफी लंबे समय से फरार चल रहे 2 इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक बदमाश पर 15,000 और दूसरे पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित था। वहीं मामले में एसपी ने खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए इनामी बदमाश हरिद्वार और सहारनपुर जिले के रहने वाले हैं। बदमाशों के खिलाफ धरपकड़ अभियान जारी है और जिसके तहत पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
वर्ष 2021 में झबरेड़ा थाने पर अंतर्गत धारा 454, 380, 411 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया था वर्ष 2021 में, जो लगभग साल डेढ़ साल से उक्त अभियुक्त फरार चल रहा था। आज उस अभियुक्त को गिरफ्तार करने में और उस पर 15,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था, को गिरफ्तार करने में झबरेड़ा थानाध्यक्ष संजीव थपलियाल के नेतृत्व में लगी टीम को सफलता हासिल हुई है। उधर लोहाघाट में एक नाबालिग छात्र 28 दिसंबर को अपने घर से फुटबॉल खेलने के लिए निकला था, जिसके बाद से ही वह अपने घर वापस नहीं आया। नाबालिग के लापता होने की सूचना परिजनों ने पुलिस को दी, जिसके बाद चंपावत के एसपी देवेंद्र पिंचा ने एक टीम का गठन किया। पुलिस ने क्षेत्र के मुख्य स्थानों के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल सर्विलांस की मदद भी ली, साथ ही पैम्पलेट और फैक्स के माध्यम से आसपास के इलाकों में संपर्क भी किया, जिसके बाद पुलिस ने लापता युवक को कोलकाता से सकुशल बरामद किया है। मामले पर जानकारी देते हुए एसआई हरीश प्रसाद ने बताया कि नाबालिग छात्र फुटबॉल का काफी दीवाना था। वह कोलकाता में फुटबॉल का खिलाड़ी बनने के लिए कोलकाता के प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब ईस्ट बंगाल में फुटबॉल की ट्रेनिंग लेने के लिए घर से भागकर कोलकाता पहुंच गया था। दिनांक 28/12/2022 को यहाँ चांदमारी लोहाघाट क्षेत्र से एक बालक लगभग 16 वर्ष का घर से बिना बताए कहीं चला गया था और गुम हो गया था। इस संबंध में पीड़िता के पिता द्वारा यहाँ पर थाना लोहाघाट में 29 तारीख को आकर एक इसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी और हमारे द्वारा तत्काल 29 तारीख को इसकी गुमशुदगी दर्ज करने के उपरांत इसका गुमशुदा का जो है शव से तलाशी करते हुए इसका कॉल डिटेल्स और सर्विलांस के मदद से इस लड़के को हमारे द्वारा एक टीम बनाई गई और टीम कलकत्ता जाकर इस लड़के को कलकत्ता से इसको सबको बरामद कर लिया गया। समेद शेखर जी को पर्यटन स्थल में बदलने का फैसला वापस लेने की मांग को लेकर देश भर में जैन समाज के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तराखंड प्रदेश में भी जैन धर्म के लोग सड़कों पर रैली निकालकर अपना विरोध जता रहे हैं। मंगलौर कस्बे में भी जैन समाज के सैकड़ों लोगों ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया। जैन समाज मंगलौर के अध्यक्ष संजीव जैन ने कहा कि समेद शेखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के खिलाफ है। इनका मानना है कि समेद शेखर को नुकसान होगा। जैन समाज के लोग की समेद शेखर से बड़ी आस्था है, सरकार उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस फैसले को वापस लेना चाहिए। समेद शेखर को पर्यटक स्थल बनाए जाने से जैन समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। उसकी प्रशंसा खंडित हो रही है। देखिए, समेद शेखर जी एक हमारा पवित्र स्थान है जिसमें जैनों की मेन आस्था है और मेन वो हमारा क्षेत्र है, उधर पर्यटन स्थान बना रहे हैं और बिल्कुल गलत है। मोदी जी का कहना है हमारे साथ सबका विकास, तो सब धर्मों को साथ लेके चलें। ऐसा क्यों कर रहे हैं, जैनी को एक तरफ कर रहे हैं, जबकि जैनी तो भारतीय जनता पार्टी के खास आदमी माने जाते हैं। और देखिए, जैनी ठीक है 45 करोड़ है। अरे पवित्र स्थल शेखर जी को पर्यटन स्थल घोषित कर दिया है और मैं उनके इस निर्णय से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। जैसे पर्यटन स्थल घोषित करने के बाद वहां पर मांस मदिरा का सेवन होगा, वहां पर लोग आएंगे पिकनिक मनाने की तरह से आएंगे, किसी के अंदर कोई भावना नहीं रहेगी। आज जहां पर भजन चलने चाहिए वहां पर गाने चल रहे हैं, जहां पर नृत्य होना चाहिए लोग वहां पर डांस कर रहे हैं। क्या ये सही है? उधर दिल्ली हरिद्वार मार्ग एनएच हाईवे पर बीते दिनों भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत के साथ हुए सड़क हादसे के बाद जहां पूरे देश में चर्चा हो रही है, तो वहीं ऋषभ पंत के साथ हुई सड़क दुर्घटना के बाद नेशनल हाईवे के अधिकारियों की भी पोल खुल गई है। सड़क हादसे के बाद नेशनल रूट सेफ्टी टीम ने घटनास्थल पर जाकर बारीकी से निरीक्षण किया और नारसन से लेकर मंगलौर तक 10 किलोमीटर लंबे मार्ग पर अनगिनत कट लगे हुए हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने कई बार इस बारे में शिकायत प्रशासन से की है, लेकिन प्रशासन की ओर से नेशनल हाईवे पर कोई ध्यान नहीं दिया गया।
रोड के बारे में तो भैया यहाँ डेली कोई ना कोई एक्सीडेंट हुआ। अभी ऋषभ पंत जी का हुआ, वो तो भाई स्टार खिलाड़ी, तो इसलिए आप भी आएंगे। और जो हाईवे वालों ने भी ध्यान दिया। अब उधर देखो आप, वहाँ रास्ता ही नहीं है। और यहाँ तो पलटेगा। यहाँ तो अगर हम भी घर से चल रहे तो हमारी ये भरोसा नहीं हम शाम को घर पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। 2 साल से यहाँ लगातार 8 दिन में 2-3 एक्सीडेंट हो जाओ और 100-150 आदमी तो यहाँ लोकल के मर चुके हैं। और जो बाहर के बेचारे मोटरसाइकिल पाव उनका पता नहीं चलता, वे आगे जाकर मर रहे जी रहे। लेकिन आए दिन रोज एक्सीडेंट होते हैं यहाँ पर। और प्रशासन की इतनी लापरवाही। सितंबर में हमने एसडीएम को बुलाया था और उनकी में धरना भी लगाया था। और एसडीएम ने आकर यहाँ सर्वे करा और एसडीएम ने आदेश कर दिया अक्टूबर में कंप्लीट चाहिए, लेकिन इन्होंने कोई नहीं हो रहा। और बाहर दिल्ली से कोई फॉरेंसिक टीम आई है, निरीक्षण उसके द्वारा किया जा रहा है। तो आप लोगों के द्वारा यहाँ पे जो हमें उनको सुविधा दी जा रही है निरीक्षण के लिए। यहाँ पे ट्रैफिक कंट्रोल वगैरह जो उनको जरूरत आवश्यकता है वो कराया जाए। सर कितने लोग टीम में हैं और कौन सी संस्था है, कहाँ से आई है, किसके दिशा निर्देश पर वो संस्था यहाँ पे काम करती है? हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लेटर आया था उसके आदेश पर उनके साथ। चलिए फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।